जागो रे भाई जागो, ना बह जाए जल सारा। आओ साथी मिलजुल कर हम रोक लिए जलधारा। जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जल सारा, जलधारा, जलधारा। मैं आकाश। पिछले सूत्र की कुछ यादें। ये वेलावदर गांव, यहाँ भी वही हुआ जो सौराष्ट्र के अन्य कई गांवों में हो रहा था। जल संचय जन जागृति आंदोलन के रूप में सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट आशा की किरण के रूप में प्रकाशित हुआ। ट्रस्ट ने गांव में तालाब और चेक डैम बनाने का सुझाव दिया और सरकारी रकम एवं लोक भागीदारी का पैसा इकट्ठा करके सारे चेक डैमों एवं तालाब की खुदाई का कार्य आरंभ हो गया। गांव कमेटी एवं गांव वालों की सहायता से कार्य निर्धारित समय पर पूरा भी हो गया। और फिर जब वर्षा ऋतु का आगमन हुआ तो मानो प्रकृति ने अपना संपूर्ण सौंदर्य हरियाली के रूप में वेलावदर गांव में बिखेर दिया। मैं आकाश अपने दर्शकों को हर बार एक नए गांव में पानी से आए परिवर्तनों एवं वहां के उद्भवों की नई नई घटनाएं दिखाता हूं। गांव के ग्रामीणों और सौराष्ट्र जलधारा ट्रस्ट के द्वारा किए गए प्रयासों को दर्शाता हूं। आज भी इसी श्रृंखला के अंतर्गत मैं आकाश आपको एक नए गांव में लेकर चल रहा हूं। उड़ते हुए गगन में परिंदों का शोर, गांव में चहल पहल धुंधलाती भोर, घंटियां मंदिरों में सुबह का माहौल। आओ आओ चलो इस तरफ देखें इस ओर। ये है बेला गांव। आज हम इस गांव में पानी से आए परिवर्तनों की कथा आपको दिखाएंगे। बेला गांव गारियाधार तालुके में आता है, जो कि भावनगर जिले का ही एक हिस्सा है। यहाँ की अपनी संस्कृति है, अपनी विधाएं हैं। एक समय था जब यहाँ सभी ग्रामवासी मिलजुल कर सारे उत्सव और त्योहार मनाया करते थे। किंतु समय सदा एक सा नहीं रहता। सूखे और अकाल ने इस गांव पर भी अपना कहर ढाया और यहाँ पर भी पानी की कमी से हालात बिगड़ने लगे। सारा गांव उजड़ने लगा। हर ओर निराशा और उदासी नजर आने लगी। गांव धीरे धीरे वीरान होने लगा। सभी ग्रामवासियों के चेहरे की खुशी और रौनक कहीं खो चुकी थी। उसी समय में मथुर भाई के खोपाला मॉडल की चर्चा सारे सौराष्ट्र में फैल रही थी। डूबते हुए गांव को मानो एक तिनके का सहारा मिल गया और बेला गांव के लोग इस खोपाला मॉडल की सफलता को देखने खोपाला पहुंचे। इस खोपाला मॉडल से प्रभावित होकर सबने अपने गांव की समस्या मथुर भाई के समक्ष रखी और सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट ने सभी प्रकार की प्रारंभिक कार्यवाही पूरी करने के बाद ये निर्णय लिया कि इस गांव में गोमती नदी पर 4 बड़े चेक डैम बनाने के साथ साथ यदि यहाँ की छोटी नहरों पर 13 चेक डैम्स बनाए जाएं, तो इस गांव में भी पानी की समस्या का हल हो सकता है। और शीघ्र ही जब सरकारी 60-40 की योजना के अंतर्गत सरकार का अनुदान गांव कमेटी को मिल गया, तो लोक भागीदारी एवं सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के सहयोग से जोर शोर के साथ चेक डैम्स का निर्माण कार्य प्रारंभ हो गया। गांव वाले जल्द से जल्द इस कार्य को खत्म करने में एकजुट होकर लग गए और रिकॉर्ड टाइम में ये सभी चेक डैम्स बनकर तैयार भी हो गए। बरसात के कुछ ही दिनों बाद गांव वालों को अपनी मेहनत का प्रतिफल भी मिलने लगा। परिणाम
निश्चित रूप से सुखद एवं आशा के अनुकूल थे। चेकडेम बन्या પછી સર્વપ્રથમ પાણીનું તળ ઊંચું આવ્યું। पानी का तल ऊंचा आने से ऑटोमेटिकली खेती की उपज बढ़ी है। उपज बढ़ने से लोग आर्थिक रूप से समृद्ध हुए। ત્યાંથી લોકોને એમ बाहर गांव जो लोग चले गए थे गांव छोड़कर, તો આપણે ગામની उन्होंने भी गांव में आकर खेती शुरू की है, जिससे वो भी समृद्ध होने लगे हैं। ये जिंदगी आज जो तुम्हारे बदन की छोटी बड़ी नसों में मचल रही है, ये जिंदगी जो आज तुम्हारे पैरों से चल रही है, तुम्हारी आवाज बन के गले से निकल रही है और लफ्जों में ढल रही है, ये जिंदगी न जाने कितनी सदियों से यूं ही शक्लें बदल रही है। हर बदलाव, हर परिवर्तन का असर अलग अलग तरीकों से अलग अलग जगहों पर दिखने लगता है। जल संचय योजना के अंतर्गत बने चेक डैमों से मानो पूरे गांव में एक नई क्रांति सी आ गई। खेतों की शक्लें बदलने लगी। इसी के साथ साथ गांव के सूखे पड़े कुओं को भी ठीक करके एक बार फिर से नया जीवन दिया गया। उनमें मीठा पानी आने लगा। अब सिर्फ गांव वालों को ही नहीं, जानवरों को भी पीने के लिए पर्याप्त मात्रा में जल मिलने लगा था। गांव वालों ने जल का सदुपयोग करने की इच्छा से गांव में सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट के सहयोग से वृक्षारोपण का अभियान भी शुरू कर दिया। इससे गांव के वातावरण पर भी अच्छा प्रभाव पड़ा है। शुद्ध हवा और हरियाली स्वास्थ्य पर सीधा प्रभाव डालती है। ग्रामवासी सेहतमंद होने लगे हैं। इसी विधा को आगे बढ़ाने में अब यहाँ पर ताजा सब्जियों की पैदावार भी अधिक होने लगी है। यहाँ के किसान सब्जियों का उत्पादन अब अपने गांव में ही करने लगे हैं, जिससे आय के साथ साथ इन्हें अपने लिए भी ताजा सब्जियां सस्ते दामों में उपलब्ध हैं। इनकी उत्पादन क्षमता को बढ़ाने के लिए किसानों ने आज की आधुनिक तकनीक को भी विशेष महत्व दिया है। जल संचय को लेकर अब यहाँ के किसान पूरी तरह से जागरूक हो गए हैं। वो इसकी ओर विशेष ध्यान देने लगे हैं। इस संदर्भ में यहाँ के किसानों ने आधुनिक ग्रीन हाउस खेती की पद्धति को अपनाया है। इसके लिए उन्होंने विशेषज्ञों से पूरी जानकारियाँ हासिल की। इस प्रणाली से जल की बचत तो होती ही है, साथ में गांव वालों को किसी भी मौसम में खेती करने की सुविधा भी मिल जाती है। ग्रीन हाउस पद्धति थोड़ी महंगी तकनीक है, इसलिए इसका इस्तेमाल अभी केवल सब्जियों एवं फूल पौधों की अच्छी उपज के लिए ही किया जा रहा है। इस पद्धति के अंतर्गत इन पौधों को एक विशेष प्रकार के हरे कपड़े से बने एक विशाल हॉल में रखा जाता है, जिसे ग्रीन हाउस का नाम दिया गया है। इसमें पानी का वाष्पीकरण भी ज्यादा नहीं होता है, जिससे पौधों को जितना पानी दिया जाता है उसका अधिक से अधिक उपयोग होता है। यही जागरूकता यदि देश के हर राज्य के किसानों में आ जाए तो वो दिन दूर नहीं जब हमारा भारत कृषि से ही इतनी उन्नति करेगा कि एक बार फिर सोने की चिड़िया कहलाने लगेगा। जागरूकता का विश्वास के साथ बहुत बड़ा नाता है, एक गूढ़ रिश्ता है। मनुष्य का जीवन उसके अंदर आई जागरूकता एवं विश्वास के साथ ही बनता है। जीवन को सफल बनाने के लिए आवश्यक ये है कि इंसान जीवन को आशा एवं उल्लास के साथ जिए और अपनी आंतरिक शक्तियों पर विश्वास रखकर सफलता की ओर बढ़ता रहे। फिर वो महसूस करेगा कि हर ओर एक सकारात्मक वातावरण स्वयं ही बन गया है। तलाश तुमको है जिसकी, वो अब तुम्हारे अंदर समा चुका है। वो देखो तुम्हारी मेहनत का ये कितना खूबसूरत सिला है जो आज तुमको मिला है। वाकई मेहनत का ये खूबसूरत सिला बेला गांव के ग्रामवासियों को मिलने लगा है। गांव खुशहाल है, लोगों में जागरूकता आ रही है। गांव के जागरूक लोगों के कारण ही इस छोटे से गांव में भी एक बड़ा विद्यालय बना है, जिसमें छात्रावास की भी सुविधा है। यहाँ इस गांव के बच्चों के रहने की व्यवस्था तो है ही,
अन्य गांवों से आए बच्चों के रहने की भी उत्तम व्यवस्था है। इसके अलावा शिक्षकों के रहने का इंतजाम भी इसी छात्रावास में किया गया है। विद्यालय का प्राकृतिक सौंदर्य बढ़ाने के लिए उसमें आसपास वृक्षारोपण किया गया है। यहीं प्रांगण में खेत भी है, जिनमें छात्रों और शिक्षकों के उपयोग के लिए फसलें और सब्जियां उगाई जाती हैं। विद्यालय के परिसर में ही एक गौशाला का निर्माण किया गया है, जहां गायों के लिए विशेष ढका हुआ चारागाह बनाया गया है। इन गायों के गोबर से बने कंडों यानी छानों का उपयोग विद्यार्थियों के लिए बनने वाले भोजन के ईंधन के रूप में किया जाता है। इसके अलावा गायों का दूध विद्यार्थियों के पीने के लिए और शिक्षकों की चाय के लिए उपयोग में लाया जाता है। और अब तो गांव छोड़कर शहर की ओर पलायन करने वाले निवासी भी वापस आने लगे हैं। इनमें से कई लोगों ने किराने की और अन्य दूसरी दुकानें लगाकर जीवन यापन करना आरंभ कर दिया है। इंसान यदि अपने जीवन को अपनी इच्छाओं और कल्पनाओं के योग्य बना ले, तो वो ये महसूस करेगा कि उसकी सभी अभिलाषाएं स्वयं पूरी होती जा रही हैं। आशा को जगाए रखिए। जीवन में आशावाद से बढ़कर कोई दूसरा सहायक उपाय नहीं है। इंसान के मन में हर घटना से लाभ की आशा और उस कार्य का उज्जवल पक्ष ही उसके जीवन को प्रकाश एवं उन्नति की ओर ले जाता है। इस गांव के लोगों की सकारात्मक सोच ने उन्हें इसके परिणाम बहुत जल्द ही दिखा दिए। बेला गांव में पानी से आए परिवर्तनों से सबसे अधिक लाभ कपास की पैदावार में हुआ है। कपास के पौधों के फूलों में निकलते सफेद डोडे देखकर ऐसा लगता है मानो पूरे खेत में सफेद चादर बिछी हो। पौधों पर कपास के पूरी तरह खिलने पर उसे पौधों से उतारा जाता है। खेतों में हर ओर हाथों में बोरियां लिए कपास को पौधों से अलग करती हुई स्त्रियां ही स्त्रियां नजर आती हैं। उतारे गए कपास को एक बड़े बोरे में भरकर वाहन द्वारा उसे मार्केट यार्ड भेजा जाता है। मार्केट यार्ड में दूर दूर तक सिर्फ कपास ही कपास दिखाई देती है, जिसे उत्तमता के आधार पर अलग अलग किया जाता है। यहीं पर कॉटन मिल वाले उचित दामों में इसे खरीदते हैं। उसके बाद आता है कपास को कॉटन मिल्स में पहुंचाने का काम, जो बड़ी बड़ी ट्रकों में होता है। कपास को ट्रकों में भरने की प्रक्रिया निराली है। ये क्योंकि हल्की फुल्की और फूली हुई होती है, इसलिए इसे ट्रकों में भरकर कई कई मजदूर पांव से दबाते जाते हैं, ताकि ट्रक में अधिक से अधिक कपास भरी जा सके। इस प्रक्रिया से ट्रक में कपास का ऊंचा पहाड़ बन जाता है। फिर उसे तिरपाल से ढककर बांध दिया जाता है। तब उसे कॉटन मिल्स में भेजा जाता है। कॉटन मिल्स के परिसर में इतना कपास देखकर लगता है मानो चारों ओर बर्फ ही बर्फ गिरी हो। वहीं कॉटन मिल में कपास के डोडों का वर्गीकरण होता है। मजदूर मशीनों में इन डोडों को डालते जाते हैं और मशीन के पट्टों द्वारा ये डोडे ऊपर पहुंच जाते हैं। मशीन के अंदर की प्रक्रिया से शुद्ध कपास एक तरफ और डोडो की अन्य सामग्री दूसरी तरफ निकलती रहती है। कर्मचारियों को ये ध्यान रखना पड़ता है कि मशीन का कोई भाग जरूरत से ज्यादा तो नहीं भर गया है। तीसरी तरफ से डोडो के बीज निकलते जाते हैं, जिनसे तेल निकाला जाता है। कॉटन मिल्स में ही तेल निकालने की मशीनें भी लगी हुई हैं। सीजन आने पर यहीं से कपास के तेल का उत्पादन भी होता है। अब शुद्ध कपास को निकालने के लिए आधुनिक मशीनों का भी उपयोग किया जा रहा है। इसकी प्रक्रिया में मशीन से पट्टों द्वारा कपास निकल कर आती रहती है और ऊपर से जमीन पर गिरती जाती है। नीचे गिरी कपास का बड़ा ढेर बन जाने पर
उसे एक विशेष प्रक्रिया से बांधकर गट्ठर बनाकर कॉटन मिल्स में ही बने बड़े बड़े भंडार गृहों में रख दिया जाता है। फिर उन्हें आवश्यकता अनुसार कपड़ा बनाने वाली फैक्ट्रीज में भेज दिया जाता है। आजादी से पूर्व राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने स्वदेशी आंदोलन चलाया था। देशवासियों को प्रोत्साहित किया था कि विदेशी कपड़े का इस्तेमाल न करके स्वदेशी कपड़ों का ही उपयोग करें। उस समय बापू ने चरखे एवं तकली के प्रयोग से कपास काटने की प्रथा आरंभ की थी और खादी के कपड़ों का प्रचार किया गया था। आज उसी का नवीनीकरण आधुनिक मशीनों द्वारा किया जा रहा है। आज हम कम समय में कपास से बनी खादी के थान अधिक मात्रा में मार्केट में भेजने में सक्षम हैं। आज सौराष्ट्र में कपास की अत्यधिक उपज में सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट द्वारा चलाए गए जल संचय अभियान का योगदान अभूतपूर्व है। बरसात की झड़ियां बनकर प्यार गगन का बरसे रे बरसे रे। फिर क्यों धरती पर इंसान बूंद बूंद को तरसे बूंद बूंद को तरसे रे बूंद बूंद को तरसे जागो रे भाई जागो ना बह जाए जल। हमें जिस जमीन पर उतारा गया है, यहाँ से जो आकाश का फासला है, कहीं से है छोटा कहीं से बड़ा है। किसी के कदम दो कदम पर है सितारे, किसी को अंत तक चलना पड़ा है। इस सफर में विराम। अगले सप्ताह नए सफर पे मिलूंगा। मैं आकाश, नई सफलताओं के किस्सों के साथ। सभी देशवासियों को तक्षशिला कम्युनिकेशंस की ओर से गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि आप भी अपने गांव, प्रांत, राज्य, शहर, देश एवं प्रदेश में जल संचय का काम करना चाहते हैं और इससे जुड़ी कोई भी जानकारी चाहते हैं तो हमें इस पते पर संपर्क करें। सौराष्ट्र जल धारा ट्रस्ट, 302 सरदार कॉम्प्लेक्स, सवानी ब्रदर्स के बाजू में, कतारगाम रोड, सूरत, गुजरात। फोन नंबर है 0261 253 2153 094 26 45 45 88।